हेलो फ्रेंड्स, द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन सीरीज़ में आज हम 22 अप्रैल का एडिटोरियल सेक्शन डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो आज फ्रेंड्स 5 आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो पहला आर्टिकल है द की स्ट्रेटजी इज़ फिजिकल एम्पावरमेंट ऑफ स्टेट्स। इस आर्टिकल में एम गोविंद राव जी कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को एनफ रिसोर्स, फाइनेंशियल या फिर अलग अलग रिसोर्स प्रोवाइड करने चाहिए जिससे वो भी कोविड-19 से लड़ने में सक्षम हो। तो ये शुरू करते हैं आर्टिकल को कैसे फ्रेंड्स कि अभी हम सब जानते हैं कि इस कोविड-19 महामारी से जो हमारी इकोनॉमी है वो बुरी तरह प्रभावित हुई है। तो एक इकोनॉमिक पैकेज, एक स्टिमुलस पैकेज की ज़रूरत है। स्टिमुलस पैकेज हम लोग परसों के एडिटोरियल में डिस्कस किए थे फ्रेंड्स, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अभी ज़रूरत है ताकि जो हमारा जो इकोनॉमी है वो बुरी तरह प्रभावित हुई है। तो इसी के चलते जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है वो भी उसका भी रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। और सेंट्रल गवर्नमेंट को पर्याप्त मात्रा में भी उनको कुछ छूट देनी चाहिए, जैसे हमारा फिजिकल डेफिसिट में, या फिर अभी हम आगे बात करेंगे कौन कौन से एरियाज़ में। क्योंकि फ्रेंड्स हम सब जानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के बारे में ज़्यादा जानकारी रखेगी। इसको एक उदाहरण तौर पर ऐसे समझे फ्रेंड्स, मान लीजिए आपको कोई फ्रेंड्स तमिलनाडु का है, फ्रेंड आपका कोई तमिलनाडु का है, आप उत्तर प्रदेश में मान लीजिए हैं, ठीक है। तो आप अपने एरिया के बारे में ज़्यादा बेहतर से जानेंगे बजाय आपका फ्रेंड, बल्कि वो आपके मीन्स एरिया में कभी ना कभी आया होगा, मिला होगा लोगों से, लेकिन आप बेहतर तरीके से जानेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आप वहाँ रहे हैं, आपको पता है कौन कौन सी एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती हैं, कौन कौन से एरियाज़ हैं जिस पे आपको पता है कि वहाँ पे वर्क किया जा सकता है। तो उसी प्रकार जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो मुख्यतः आपका लोकल गवर्नमेंट है, उनका रोल ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है किसी भी एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए सक्सेसफुली। तो इसी के बारे में आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। और ये कहते हैं, अब कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रोएक्टिवली वर्क किया है, जैसे केरल हो गया, उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो ये सारी स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी प्रोएक्टिवली काम किए हैं। और ये मतलब नेशनली लॉकडाउन लगने से पहले ही ये अपने स्टेट में काम करना चालू कर दी थी। और एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 में आया था फ्रेंड्स। ये ब्रिटिश राज में था जब ब्यूबोनिक प्लेग बॉम्बे में हुआ था। तो तब इसको जो है लाया गया था। तो ये आज भी जो है यूज़ में है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स जब नेशनल लॉकडाउन लगने से पहले ही इसको इम्पोज कर दी थी। और ये फ्रेंड्स जो ये एक्ट है, ये स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि कोई भी एपिडेमिक को कंटेन करने के लिए कुछ जो मेजर्स लिए जाते हैं उसमें स्टेट को एम्पावर करता है। तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट उसको इम्पोज कर दी थी पहले ही अपने स्टेट में, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपका नेशनल लॉकडाउन इम्पोज किया था उसके पहले ही। और हम सब जानते हैं कि फ्रेंड्स कि जो संविधान में जो 7 शेड्यूल है उसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स हैं, क्या बोलते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपने पढ़ा होगा, तो वो सब सारे डिमार्केट किए गए हैं। इसमें जो आपका पब्लिक हेल्थ और पब्लिक ऑर्डर है वो स्टेट सब्जेक्ट में आता है। तो इसके चलते भी जो है क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ उनको वरीयताएँ, कुछ छूट देनी चाहिए इन सब चीज़ों में। और बल्कि कंकरेंट लिस्ट जो आपका 29 एंट्री है कंकरेंट लिस्ट में, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है ये पावर है कि मान लीजिए कोई भी डिजीज़ है, कोई भी इन्फेक्शियस या कॉन्टेजियस डिजीज़, जैसे अभी ये भी बहुत ही कॉन्टेजियस डिजीज़ है आपको कोविड-19। तो उस जो भी मान लीजिए कोई पेस्ट में कोई भी पेस्ट है या फिर डिजीज़ है, वायरस है, अगर उसका वो मेंस को, मतलब ह्यूमन बीइंग को, एनिमल्स को या प्लांट्स को इन्फेक्ट कर रही है, तो इन सभी को कंटेन करने के लिए सेंटर के पास पावर होती है। ये कंकरेंट लिस्ट में मेंशन है। लेकिन फ्रेंड्स जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होता है ग्राउंड लेवल पे, वो स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगी। अगर हमें कल हमने बात की थी
फ्लैटिंग द कर्व, अगर उसको अचीव करना है तो स्टेट गवर्नमेंट इसमें बहुत अच्छा रोल निभा सकती हैं फ्रेंड्स। आगे इसमें बात करते हैं कि हेल्थ और इकॉनमी, जो हमारी करंट क्या सिचुएशन है हेल्थ और इकोनॉमी की। तो हेल्थ की बात शुरू करते हैं फ्रेंड्स कि अभी हम सब जानते हैं, कई आपने न्यूज़पेपर भी पढ़ा होगा कि कुछ डॉक्टर्स क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं है, प्रोटेक्टिव गियर नहीं है, टेस्टिंग किट्स भी जो है कई कई स्टेट में कम अवेलेबल हैं। बिहार में देख लीजिए आप, और भी स्टेट्स में, यूपी में भी आप देख सकते हैं। वेंटिलेटर्स की भी कमी है, हॉस्पिटल बेड्स की भी कमी है। तो इन सबको फुलफिल करने के लिए स्टेट का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और स्टेट को पास सफिशिएंट फंड होना चाहिए इन सबको प्रोवाइड करने के लिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आगे क्या बात करते हैं इसमें कि जो हमारे माइग्रेंट्स लेबर हैं उनको बहुत ही ज़्यादा उनको झेलना पड़ा है। हम सभी ने बड़ी भयावह स्थिति, और न्यूज़ चैनल्स में न्यूज़पेपर पे आपने देखा होगा कितने माइग्रेंट्स वहाँ से चले आ रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स जो है ये जो कोविड-19 है, ये जो हमारा हेल्थ सेक्टर है, ये इसमें जो कमियां हैं उसको उजागर भी करता है। और हम सब जानते हैं कि जो हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर है जीडीपी का, सेंटर और स्टेट का मिला के वो 1.3% टू जीडीपी है। ये बहुत ही कम है। अगर आप अलग जो हमारे डेवलपिंग कंट्री हैं, चाइना है, और जो डेवलप कंट्री यूज़ है उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो। और 2017-18 का जो डेटा है, जो पर कैपिटा टर्म पे जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है मेडिकल पे और पब्लिक हेल्थ पे, वो पूरे जो हमारे जितने स्टेट हैं वो बहुत ही ज़्यादा वेरी करता है। इसमें एग्जांपल भी दिए हैं आगे कि बिहार में ये फ्रेंड्स 690 रुपये है, और उत्तर प्रदेश में ये 814 रुपीज़ है, और बल्कि हमारा जो सदर्न स्टेट है केरल, वो उस वहाँ पे 2092 रुपीज़ है सर फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही एक वेरिएशन आप देख सकते हैं कि कितना वेरिएशन है हमारे अमंग द स्टेट्स। और फिर आगे बात करते हैं हेल्थ में ही कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2013 में नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च किया था, जिसमें नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन को सबस्यूम किया था। लेकिन अभी वो उसमें जो फंडिंग है वो इनएडिक्वेट है। तो उससे भी जो है काफ़ी वो अभी काम अच्छे से नहीं कर रहा है। और अभी हाल ही में जब ये आयुष्मान भारत योजना, जो एक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो वो इंश्योरेंस पे ज़्यादा फोकस करती है बजाय जो हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स की बात की है। तो ये सब बातें कर रहे हैं। अब आगे इसमें कह रहे हैं कि स्टेट का क्यों जो है रोल ज़्यादा होता है, और क्यों स्टेट को जो है फंडिंग प्रोवाइड की जाए, और जो रिसोर्स हैं उनको प्रोवाइड किए जाए। क्योंकि जो हमारे मीडियम और स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं वो भी बंद पड़े हुए हैं, तो उनको भी कुछ ना कुछ छूट की ज़रूरत होगी, उनको भी पैसे की ज़रूरत होगी, क्योंकि वो भी शट डाउन पड़े हुए हैं। तो वो वहाँ पे भी जो है क्या बोलते हैं काम स्टेट गवर्नमेंट का रोल जो है प्रोमिनेंट होता है। और जो हमारे फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर भी हमारा स्टेट सब्जेक्ट में भी आता है, ये आपको पता होगा। तो जो उनके पेरिशेबल आइटम्स हैं, कल हमने न्यूज़पेपर में देखा था कर्नाटका में जो ब्लू ग्रेप्स है वो पेरिशेबल आइटम है। तो वो उनकी पूरी फसल ख़राब है, क्योंकि उसको ख़रीदने के लिए जो है लोग नहीं मिल रहे हैं, जो मतलब ख़रीदार है वो नहीं मिल रहे हैं, तो वो उनकी फसल ख़राब हुई है। तो उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट का रोल बढ़ जाता है। खरीफ क्रॉप का भी शोइंग सीज़न शुरू हो रहा है, तो इन सब चीज़ों में एरियाज़ में स्टेट गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा है फ्रेंड्स। और फिर आगे ये बात करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस काफ़ी हुआ है, कि क्योंकि लॉकडाउन से जो हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर है, तो वो सब बंद पड़ा हुआ है। और जितने भी हमारे रिटेल शॉप्स हैं प्रोमिनेंट एक्सेप्ट आपके एसेंशियल कमोडिटीज़ के, वो सब बंद पड़ा हुआ है। तो इससे जो क्या बोलते हैं रेवेन्यू है स्टेट गवर्नमेंट का, जिससे आपका स्टेट एक्साइज ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटीज़, रजिस्ट्रेशन फीस, मोटर व्हीकल टैक्स, और जो सेल्स टैक्स है आपका उस पर लगता है, स्पीड डीजल पे और मोटर स्पिरिट पे, वो भी जो है कम हुआ है। और जो जीएसटी से जो भी रेवेन्यू लॉस हुआ है, तो उसका कंपनसेशन भी अभी तक डिसबर्स नहीं हुआ है।
और जो डिसबर्स हुआ है वो उसमें जो होने वाला है, जो उसमें एस्टिमेट किया गया है, उसमें भी काफ़ी कमी आएगी। इसमें कर्नाटका का एग्जांपल देते हैं कि कि हर मंथ जो है 12,000 करोड़ रुपए कर्नाटका में एस्टिमेट किया गया था, जो अभी ये घट सकता है 300 करोड़। तो एक काफ़ी एक सेटबैक लग सकता है स्टेट गवर्नमेंट्स को। और फिर आगे ये बात करते हैं कि जो टैक्स रेवेन्यू है वो हमारा 2020-21 में वो भी डिक्लाइन करेगा। तो फिर उसको फिर उसमें जो एक रिकवरी प्रोग्राम या फिर रिकवरी होगा उसकी भी, उसमें भी डिले हो सकता है। तो फिर उसमें भी आगे इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि जब रेवेन्यू नहीं रहेगा तो फिर सरकार सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट कैसे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करेंगी। फिर आगे ये बात करते हैं कि जो टैक्स डिवोल्यूशन है जो होता है हमारा बजट में, वो भी जो है क्या बोलते हैं एस्टिमेट किया गया है, कर रहे हैं कि जो 70,995 रुपये से कम होगा। और आगे ये बात करते हैं कि जो नॉमिनल जीडीपी है, हम सब जानते हैं दोस्तों जीडीपी क्या होता है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर। मतलब जो भी हमारे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं किसी भी कंट्री में किसी पर्टिकुलर ईयर में, वो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, सकल घरेलू उत्पाद। और उसी में आपका नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या है फ्रेंड्स, वो जीडीपी जिसमें इन्फ्लेशन काउंट नहीं होता, जिसमें इन्फ्लेशन को ऐड नहीं करते हैं फ्रेंड्स। और रियल जीडीपी क्या होता है फ्रेंड्स, जिसमें इन्फ्लेशन को ऐड करते हैं। तो इसमें जानते हैं इन्फ्लेशन को ऐड क्यों करते हैं फ्रेंड्स, ताकि जो रियल आउटपुट है, जो हमारी महंगाई दर है, वो भी हमें मालूम हो उसमें। तो इसलिए रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन को ऐड करते हैं, नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन को ऐड नहीं करते हैं। करंट रेट पे उसको हम लोग क्या बोलते हैं काउंट करते हैं। तो इसमें आगे ये बता रहे हैं कि नॉमिनल जीडीपी 2020-21 में वो 4% हो सकती है उसकी ग्रोथ रेट। और अगर यही ग्रोथ रेट रही तो जो डिवोल्यूशन टू स्टेट है जो सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, वो 2.2 लाख करोड़ कम हो सकता है, जो कि फाइनेंस कमीशन ने एस्टिमेट किया था। उनके हिसाब से 2.2 लाख करोड़ कम हो सकता है। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को फाइनेंस कमीशन से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि उनको कुछ कंपेंसेशन दिया जाए। फिर आगे फिर क्या कहते हैं फ्रेंड्स, अगर इस आर्टिकल को कंक्लूड करते हैं कि आगे कहते हैं कि अगर हमें ये वॉर टाइप की ही दोस्तों सिचुएशन है, क्योंकि कोविड-19 एक महामारी है जिसमें सभी का योगदान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये वॉर टाइप की ही सिचुएशन है। तो अगर इससे हमको इसे में जीतना है तो स्टेट गवर्नमेंट का जो योगदान है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। आगे ये सुझाव देते हैं कुछ कि जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट है, उसमें जो उसकी लिमिट है 3% है आपका क्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, उसमें कुछ रिलैक्सेशन दी जाए। अब हम दोस्तों जानते हैं कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट क्या है। ये फ्रेंड्स क्या था, ये 1990s में और सन 2000 के अराउंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर था और स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर था वो काफ़ी बढ़ गया था, क्योंकि एलपीजी रिफॉर्म आए थे तो काफ़ी गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना पड़ता था। तो उस समय जो इंटरेस्ट पेमेंट था हर पूरे गवर्नमेंट का, वो काफ़ी बढ़ गया था। तो जो फिजिकल डेफिसिट था, मतलब क्या होता है फिजिकल डेफिसिट का, कि जितना रेवेन्यू सरकार अर्न कर रही है उससे ज़्यादा सरकार एक्सपेंडिचर कर रही है, तो वो काफ़ी बढ़ गया था स्टेट में और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों। तो उसी के चलते मतलब उस पर कंट्रोल, उस पर लगाम लगाने के लिए, ताकि तो फिर उसी में के चलते FRBM एक्ट 2003 में फ्रेंड्स लाया गया था। तो आप सोचेंगे सर दोस्तों ये फिजिकल क्या होता है। फिजिकल मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो गवर्नमेंट या पब्लिक के पैसा होता है उसके लिए फिजिकल टर्म यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम जान लें कि FRBM एक्ट लाया गया था। क्यों लाया गया था, ताकि फ्रेंड्स जो सरकार पैसे खर्च कर रही है उसमें ट्रांसपेरेंसी हो और उनकी अकाउंटेबिलिटी हो, कि ऐसे नहीं कि कितने पैसे क्या बोलते हैं वो बोरो कर लें अपने डोमेस्टिक या फॉरेन से। क्योंकि वो जो पैसे हैं फ्रेंड्स वो हमारे ही पैसे हैं, हम ही टैक्स पे करते हैं तभी सरकार को पैसे मिलते हैं। तो हमें जानना ज़रूरी है। तो ये इसी चलते संविधान से
FRBM एक्ट लाया गया था फ्रेंड्स। तो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए मेनली हमने बात की और अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करने लाने की बात की थी, इसीलिए FRBM एक्ट लाया गया था। और जो हमारा एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू और डेट है गवर्नमेंट का, उसमें एफिशिएंट मैनेजमेंट उसका एक बराबर होता कि जो फिजिकल डेफिसिट है वो बढ़े ना, और जो बजट है वो बैलेंस्ड है फ्रेंड्स। तो इसमें FRBM एक्ट में क्या होता है कि फिजिकल डेफिसिट का टारगेट तय किया जाता है, जो कि अभी 3% है, जो कि उसमें उसको ब्रीच करने का भी प्रोविज़न है इसमें कि ब्रीच कर सकते हैं। तो वो उस मतलब कि हर उसमें टारगेट सेट किया जाता है, और उसको उससे ज़्यादा सरकार कोई भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा उसको ब्रीच नहीं कर सकती है। 3% और 3% ज़्यादा नहीं ब्रीच कर सकती है। तो इसी की बात करते हैं इसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को जो ये FRBM लिमिट है उसको थोड़ा सा उसमें रिलैक्सेशन देनी चाहिए। बल्कि हमारे अभी RBI ने वेज एंड मीन्स एडवांस में जो लिमिट थी वो 60% बढ़ा दी है, लेकिन वो इनएडिक्वेट है फ्रेंड्स, वो उतना ज़्यादा जो है उनको लाभ नहीं देगा। और फिर आगे सबसे आखिरी में ये बात करते हैं कि जो एडिशनल बोरोइंग है स्टेट्स की, जो कि अभी 3% है, वो 2% बढ़ा दी जाए, ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बोरो कर सकें और अपने जो भी उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है कोविड-19 को टैकल करने के लिए, उससे वो आगे सही तरीके से एफिशिएंटली लड़ सकें। तो ये आर्टिकल था फ्रेंड्स। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है फ्रेंड्स? नॉन एसेंशियल कैन वेट। इसमें क्या है फ्रेंड्स, अभी जब मोदी जी ने 15 अप्रैल को सेकंड फेज़ ऑफ लॉकडाउन को अनाउंस किया था, तब उन्होंने कहा था कि 20 अप्रैल से अगर स्थिति ठीक रहती है तो जो नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं और जो भी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं उसको फेज्ड मैनर में ओपन करेंगे। तो अभी कल सरकार ने इसमें जो परसों सरकार ने नॉन एसेंशियल आइटम्स की डिलीवरी पे रोक लगा दिया है। अब इसमें एक फ्रेंड्स एक टर्म आप देख रहे होंगे, ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स क्या होता है फ्रेंड्स? जो भी आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं होता है, या अगर आप फंड्स या पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या कोई सामान ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या ख़रीद रहे हैं, या बेच रहे हैं, तो वो ई कॉमर्स में फ्रेंड्स आता है। और ये मेनली इंटरनेट के थ्रू ही होता है ई कॉमर्स। इसमें ई लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो ये है फ्रेंड्स। और इसमें 3 तरीके से बिजनेस, मतलब कि इसमें जो ट्रांजैक्शन है ये हो सकता है। किसमें क्या है फ्रेंड्स? बिजनेस टू बिजनेस, मतलब कोई भी बिजनेस एंटिटी है वो बिज़नेस के थ्रू कर रही ट्रांजैक्शन, तो ये है, इसमें हो सकता है। और बिज़नेस टू कंज्यूमर, मतलब कोई भी एंटिटी है या कोई फर्म है वो कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट बेच रही है। एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं कि जो आपका ये फ्लिपकार्ट है, ये ई कॉमर्स को बढ़ावा देती है। ये ई कॉमर्स कंपनी नहीं है फ्रेंड्स, ये ई कॉमर्स को बढ़ावा, ये एक प्लेटफॉर्म है। तो अलग अलग सेलर्स जो है इस पर अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, तो ये बिजनेस टू कंज्यूमर हुआ। और फिर नेक्स्ट क्या है, लास्ट क्या है फ्रेंड्स? कंज्यूमर टू कंज्यूमर। हमने बात की, फंड्स को ट्रांसफ़र करना हो या कमोडिटीज़ को भी ट्रांसफ़र करना हो, तो भी जो है ई कॉमर्स, इन तीनों को क्या बोलते हैं, ये ई कॉमर्स के एम्बिट में आता है फ्रेंड्स। तो अभी सरकार ने क्या किया है, नॉन एसेंशियल आइटम्स की डिलीवरी पर रोक लगा दिया है, क्योंकि इससे हम आगे देखते हैं कि क्यों लगाया है फ्रेंड्स। आर्टिकल में ये बात करते हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि ऑनलाइन परचेज़ से क्या बोलते हैं, जब ऑनलाइन परचेज़ करेंगे तो डोर स्टेप डिलीवरी होगी, बल्कि हम जानते हैं कि अगर ऑनलाइन परचेज़ कर रहे हैं और डोर स्टेप डिलीवरी कर रहे हैं, तो जो सरकार ने कोविड-19 को कंटेन करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को कहा है वो कम होगा फ्रेंड्स। लेकिन फिर भी अगर हम इस पे और गौर से देखें अभी आगे, तो इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए नॉन एसेंशियल आइटम को सरकार कह देते कि हाँ ठीक है, इसको जो है चालू किया जाए, तो इससे जो एक सप्लाई चेन थी, आप देखिए मतलब कि जो मीन्स प्रोड्यूसर जो होते हैं, फिर उनको भी ओपन करना पड़ता है, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर उसको भी ओपन करना पड़ता है। तो सभी क्या होते हैं, एक इस सप्लाई चेन में एक्टिवेट हो जाते हैं। और फिर जो हमारे डिलीवरी पर्सन है उनको भी एक्टिवेट होना पड़ता है। तो जो ये ह्यूमन क्या बोलते हैं ट्रांसमिशन है, वो फिर बहुत तेज़ी से बढ़ता है, फिर कंटेन करना मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ये भी हम जानते हैं भारत की। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कि हाँ, तो ये कहते हैं आगे कि कौन कौन से सेक्टर्स जो हमारे 15 अप्रैल को बोले थे मोदी जी कि
ओपन करेंगे वो उसमें कुछ बता रहे हैं, एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर सेक्टर हो गए, बैंकिंग तो ओपन है ही फ्रेंड्स, कार्गो ट्रांसपोर्टेशन और कंस्ट्रक्शन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, और कुछ गुड्स को जो है ये बात किए थे। और इसमें इंटरेस्टिंगली बात ये की थी कि सेल्फ एम्प्लॉयड ट्रेड्समैन को जो है ओपन करेंगे। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग था, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रीशियन है जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, अगर उसको वो अपनी शॉप ओपन करेगा, तो अगर जो उसके पास गुड्स हैं वो कैसे आएंगे, क्योंकि वो भी तो कहीं ना कहीं सोर्स से आएंगे फ्रेंड्स। जब हमारा सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बंद ही हैं, तो उनके पास जो सेलर्स हैं वो कैसे पहुँचेंगे, ट्रांसपोर्ट भी बंद है हमारा। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग था। आगे इसमें अंत में बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो डेफिनेशन है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल की, वो आगे चेंज भी हो सकती है अगर लॉकडाउन नहीं खुलता है या फिर लॉकडाउन बढ़ता है। क्यों? क्योंकि सबको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि मान लीजिए किसी के पास जो बच्चे हैं उनके पास पढ़ने के लिए स्टेशनरी आइटम्स नहीं है, पेंसिल बुक्स नहीं है, किसी के पास कपड़े नहीं, किसी के पास बर्तन नहीं है, या फिर किसी का लैपटॉप ख़राब हो गया है। तो इन सब तो आगे डेफिनेशन जो है, जो नॉन एसेंशियल के लैपटॉप्स हैं, या फिर मान लीजिए एसेंशियल को भी जो चीज़ पनीर का है वो चेंज हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ेगा तो जो एडवर्सिटीज़ है लोगों की वो बढ़ेंगी। और फिर आगे का क्या इसमें कहते हैं फ्रेंड्स, हाँ आगे इसमें कहते हैं कि जो नॉन एसेंशियल और ये जो एसेंशियल है, ये भले इसमें एक ब्लड लाइन हो, लेकिन अभी जब तक स्थिति कंट्रोल नहीं होती है तब तक सरकार को कोई ऐसे स्टेप नहीं लेने चाहिए ताकि जो प्रॉब्लम है वो बढ़े ना। तो ये है फ्रेंड्स। आगे नेक्स्ट आर्टिकल क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आर्टिकल आप देख होंगे फ्यूचर शॉक। तो फ्यूचर्स क्या होते हैं ये हम जान लेते हैं पहले, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे क्या कॉन्टेक्स्ट है। तो फ्रेंड्स ये फ्यूचर आपका डेरिवेटिव मार्केट का पार्ट होता है। इसमें कई होते हैं, फॉरवर्ड होता है, फ्यूचर होता है, ऑप्शंस होता है, स्वैप होता है। तो आप सोच रहे तो फ्रेंड्स की डेरिवेटिव क्या होता है। तो दोस्तों डेरिवेटिव मतलब होता है एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ये जो इसकी जो वैल्यू होती है वो डिराइव करती है जो आपका अंडरलाइंग एसेट्स है उसके परफॉर्मेंस पे। तो आप सोच रहे होंगे फ्रेंड्स कि अंडरलाइंग एसेट्स क्या है। तो ये आप जान लीजिए कि मान लीजिए कोई भी गुड्स है, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज है, ठीक है, उसके अंडर मान लीजिए कोई भी आपका ट्रेजरी बिल है, या फिर उसके माध्यम से कोई भी गुड्स या फिर करेंसी को जो है ट्रेड किया जा रहा है। तो वो सब आपका क्या बोलते हैं, अगर उसमें बढ़ोतरी हो रही है, उसमें घटोतरी हो रही है, तो वो आपका डेरिवेटिव का पार्ट होगा फ्रेंड्स। तो आगे इसमें बात करते हैं कि फ्यूचर क्या होता है फ्रेंड्स। तो फ्यूचर मतलब क्या है फ्रेंड्स कि एक ये स्टैंडर्डाइज्ड लीगल एग्रीमेंट है, जिसमें क्या बोलते हैं किसी भी भविष्य में हम पहले से ही कोई डेट तय कर लेंगे कि हाँ भाई, हम मान लीजिए अगले 15 तारीख को हम आपसे ये सामान खरीदेंगे, या मान लीजिए इतने पैसे या फिर कुछ भी आपसे लेंगे। तो उसमें जो है ये एक स्टैंडर्ड होता है, मतलब कि पहले से सब तय होता है, और वो उसमें ऑब्लिगेशन होता है लोगों का, जो भी बायर्स और सेलर्स होते हैं। तो ये आपका फ्यूचर का पार्ट होता है फ्रेंड्स। और उसमें कमोडिटीज़ और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दोनों का ट्रेड होता है। तो ये है फ्रेंड्स आपका फ्यूचर। तो अभी कॉन्टेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स कि जो हमारा ऑयल प्राइस है वो यूएस में जो है, जो आपका वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है, ये फ्रेंड्स क्या है, ये आपको इसको जो है हम लोग टेक्सास लाइट स्वीट भी कहते हैं। ये क्रूड ऑयल का एक ग्रेड है, और ये फ्रेंड्स बेंचमार्क एक तरीके का बेंचमार्क है ऑयल प्राइसिंग को डिसाइड करने के लिए वर्ल्ड लेवल पे। और यही क्यों चूज़ किया गया बेंचमार्क फ्रेंड, क्योंकि इसका जो डेंसिटी है वो बहुत कम होता है इस या ऑयल का, और जो सल्फर कंटेंट होता है वो बहुत कम होता है, और इसको अंटार्कटिक ओशन के अराउंड जो है इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रेंड्स। तो ये है फ्रेंड्स। और हाँ, तो इसमें जो अभी सब जानते हैं कोविड-19 से जो ऑयल की डिमांड है वो कम हो, क्योंकि जो हमारी जो जितनी भी इंडस्ट्री है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, ट्रांसपोर्ट है वो सब बंद पड़ा हुआ है। तो जो क्रूड ऑयल है ये फ्रेंड्स जो यूएस का हमने बात की WTI, ये ज़ीरो से माइनस पे चला गया है फ्रेंड्स। मतलब अभी ज़ीरो से अभी $-40 अ बैरल बिक रहा है ना। और जो माइनस है फ्रेंड्स, जो क्या शो करता है फ्रेंड्स, माइनस शो करता है कि सेलर को पे करना पड़ेगा बायर को
जो भी पहले से डिसाइड होगा, ठीक है। ये हमने बात की भी कि पहले बात की फ्यूचर की फ्रेंड्स, तो वही है। तो ये है आपका नेगेटिव प्राइस का मामला। आगे क्यों हुआ है फ्रेंड्स? क्योंकि कोविड-19 से हम सब जानते हैं कि अभी जब मार्च के अराउंड जो है रशिया और सऊदी अरेबिया में काफ़ी एक कॉन्फ्लिक्ट, एक काफ़ी कॉम्पिटिशन हुआ था, क्योंकि सऊदी अरेबिया तो फिर अभी पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्राइसिस है। कोविड-19 से जो ऑयल डिमांड है पूरे विश्व में वो कम हो गई है। तो इसका एक ही मतलब हुआ, जब डिमांड कम हो गई है तो आउटपुट बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आउटपुट बढ़ेगा तो जो हमारा प्राइस होगा वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो जो सऊदी अरेबिया ने जो है उसको कम करने की मांग की थी कि उसको कम किया जाए। तो रशिया, जो जैसा कि जानते हैं कि ओपेक जो हमारा ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है, वो उसमें, और जो क्या ओपेक प्लस है जिसमें रशिया भी पार्ट है, तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप भी जो उसका प्रोडक्शन है वो कम करिए, ताकि जो प्राइस है वो ज़्यादा बढ़े, सॉरी जो वो ज़्यादा कम ना हो। तो इसी के चलते ये हुआ था फ्रेंड्स। तो आगे तो यही हुआ था फ्रेंड्स आगे। तो फिर उसके बाद जो है ये सऊदी अरेबिया ने जो है 9.7 मिलियन बैरल कम किया था। फिर रशिया ने भी जो है कम करने की बात की है, जो कि मई से वो इन इफेक्ट आएगा। तो इसमें फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं कि आईईए, जो हमारा आईईए ने भी जो है कहा है कि जो मीन्स जो प्रोडक्शन है उसको कम करने से ही हो, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कम हुआ है अमंग द कंट्रीज़, तो इससे काफ़ी प्रभाव पड़ा है। तो ये फ्रेंड्स जान लेते हैं आईईए क्या है। तो आईईए फ्रेंड्स ये एक तरीके का इंटर गवर्नमेंटल मीन्स ऑर्गेनाइजेशन है। ये ओईसीडी के अंतर्गत काम करता है। ये 1974 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था, जब ऑयल क्राइसिस आई थी 1973 में। तो इनिशियली जब ये इसको इस्टेब्लिश किया गया था फ्रेंड्स, तो ये मेनली जो ऑयल सप्लाई में डिसरप्शंस आता है उसको चेक करने के लिए, और उस पे जो उसके जो डेटा हैं उसको एनालाइज करने के लिए बनाया गया था। लेकिन बाद में इसको जो है इसको एक्सपेंड किया गया था, और इसका जो मैंडेट है वो 3 E's मतलब को जो है अब इसका ऑब्जेक्टिव हो गया है। पहला क्या है? एनर्जी सिक्योरिटी, जैसे हमने बात किया ऑयल ही तो है मेन, जो आपका मीन्स जो एनर्जी का सोर्स है फ्रेंड्स। तो मेन क्या हुआ? एनर्जी सिक्योरिटी। दूसरा क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एनर्जी सिक्योरिटी होगा तो जो हमारी इंडस्ट्री होंगी वो स्मूथली काम करेंगे, जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा वो काम करेगा। और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, मतलब क्या है फ्रेंड्स कि ऑयल का इतना एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इतना एक्सट्रैक्शन ना किया जाए जो हमारा इन्वायरमेंट है वो काफ़ी बुरी तरह प्रभावित हो जाए। तो इन 3 चीज़ों पे जो है इसके फंक्शन को एक्सपैंड किया गया फ्रेंड्स। आगे फिर बात करते हैं कि इंडिया को कैसा क्या करना चाहिए जबकि प्राइस बहुत कम हो गया है। तो इंडिया जो स्ट्रेटजिक रिज़र्व है, हम जानते हैं कि 3 लोकेशन पे स्ट्रेटजिक रिज़र्व को क्या बोलते हैं, सरकार मेंटेन करती है। मैंगलोर हो गया, पद्दूर हो गया, और बॉम्बे के पास जो है इसको इंडिया रिजर्व करता है कि भविष्य में कोई मान लीजिए 10 दिन तक जो है मान लीजिए सप्लाई नहीं होती है तो सरकार उसको केटर कर सके डिमांड को। तो ये है। तो फिर अभी क्या है, सरकार क्रूड ऑयल प्राइस बहुत कम हो गया है, तो सरकार जो स्ट्रेटजिक रिज़र्व है इंडियन गवर्नमेंट वो उसको बिल्डअप कर रही है, उसको जो है स्टोर कर रही है। लेकिन जैसे जैसे ऑयल प्राइसेस कम होंगे तो जो हाँ अब जो इससे कम हो रहे हैं तो जो इंडिया का इम्पोर्ट बिल है वो भी काफ़ी कम हो रहा है। लेकिन अगर आगे क्या बोलते हैं डिमांड नहीं बढ़ती है, क्योंकि मान लीजिए अभी लॉकडाउन बढ़ेगा, मान लीजिए बढ़ता है जैसा भी आगे होता है स्टैगर्ड फॉर्म में जहाँ पे होगा, तो उसमें अगर ऐसे ही रहेगी सिचुएशन तो डिमांड तो होगी नहीं, क्योंकि इंडस्ट्रीज बंद रहेंगी, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर बंद रहेगा। तो जो डिमांड ही नहीं होगी तो फिर जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो डिक्लाइन कर जाएगा। तो आगे फिर इसमें क्या कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो फ्यूल अभी हम सब जानते हैं, जब फ्यूल प्राइस मार्च के अराउंड जब बहुत कम हो गया था तो सरकार ने जो कस्टम ड्यूटी था उसको बढ़ा दिया था ताकि सरकार रेवेन्यू अर्न कर सके। लेकिन मान लीजिए कल को फिर और प्राइस गिरता है तो सरकार को जो है अपने कंट्री में भी जो रिटेल फ्यूल प्राइस है उसको भी कम करें, ताकि जो मान लीजिए जब लॉकडाउन खुलेगा
तो इस इकोनॉमी को फिर से रिविजाइड या फिर रिवाइव किया जा सके फ्रेंड्स। तो ये पूरा आर्टिकल था फ्रेंड्स। अब आते हैं चौथा आर्टिकल। चौथा आर्टिकल छोटा सा है, हम जान लेते हैं इसमें ये क्या है फ्रेंड्स। तो इसमें बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो है 2015 में 3 कंट्रीज़ में गए थे, 3 आइलैंड स्टेट्स में। वो कौन थे? सीचेल्स, आपका मॉरिशस और श्रीलंका। उसमें उन्होंने जो है एक एक्रोनिम की बात की थी, सागर। सागर मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये क्या है फ्रेंड्स? ये इन्होंने क्या, जब ये मॉरिशस में थे मोदी जी, तब उन्होंने जो है इस एक्रोनिम को ईजाद किया था। उसमें ये कहते हैं कि जो इंडियन ओशन रीजन में जो क्या बोलते हैं में पीस को, इसमें शांति को और स्टेबिलिटी को, स्थिरता को लाएं और प्रॉस्पेरिटी को लाएं, ताकि जितने भी स्टेट हैं आपके इंडियन ओशन में वो एक उनके अमंग क्या बोलते हैं कोलेबोरेशन हो और वो एक खुशहाल तरीके से सब रह सकें, सिक्योरिटी मेंटेन हो। यही सब बातें इसमें लाने की इसमें बात की थी मोदी जी ने। आगे फिर इसमें क्या है कि इंडिया अभी मार्च में 6 मार्च को IOC जो इंडियन ओशन कमीशन है उसका ऑब्जर्वर स्टेट को मिला है इंडिया को। तो हम देख लेते हैं फ्रेंड्स IOC क्या है। IOC फ्रेंड्स 1982 में जो है फाउंड किया गया था और इसमें मुख्यतः 5 स्मॉल आइलैंड स्टेट हैं जो कि आपके वेस्टर्न इंडियन ओशन में हैं। तो कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, रियूनियन जो आपका फ्रेंच का पार्ट है, और सीचेल्स। इसको अगर आप मैप में देखना चाहें फ्रेंड्स तो देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए इधर ये आपका अफ्रीकन कंटिनेंट है, आप देख रहे हैं, ये इंडिया है, ये मिडिल ईस्ट है आपका जो ओमान वगैरह, और यहाँ पे देखिए सीचेल्स है, कोमोरोस है, मेडागास्कर है, मॉरिशस और ये आपका रियूनियन है। ठीक है फ्रेंड्स, वेस्टर्न एशियन, ये आपका ईस्टर्न एशियन है और आपका वेस्टर्न एशियन है। तो आते हैं आर्टिकल पे फ्रेंड्स। हाँ, तो आर्टिकल पे ये है फ्रेंड, तो ये इसके बारे में। तो 2012 में IOC ने एक मेज़ प्रोग्राम लाया था, MASE प्रोग्राम लाया था फ्रेंड्स। तो इसमें क्या ये क्या है फ्रेंड्स? तो ये यूरोपियन फंडेड में जो आपका EU है, आपका यूरोपियन यूनियन है, वो इस प्रोग्राम को फंड किया था। और क्यों किया था? ताकि जो इस पूरे रीजन में जो सिक्योरिटी है, मैरीटाइम सिक्योरिटी है, उसको इंश्योर किया जाए। जो आपका कहाँ पे फ्रेंड्स? ईस्टर्न और सदर्न अफ्रीका में, जो आपका मैंने अभी दिखाया मैप में, सीचेल्स वगैरह, और जो इंडियन ओशन में जो मैरीटाइम सिक्योरिटी उसको इंश्योर किया जाए। और इसी प्रोग्राम के अंतर्गत ये क्या बोलते हैं, एक मैकेनिज़्म एक मैकेनिज़्म को इन्होंने डेवलप किया था। और ये क्यों किया था? ताकि जो वेस्टर्न ओशन रीजन में है में जो है जो सर्विलांस है, अलग अलग कोई भी मान लीजिए पायरेसी हो रही है या फिर कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट हो रही है, तो उस पर सर्विलांस किया जा सके। और उसके 2 रीजनल सेंटर भी बनाए गए हैं। उसका वो कहाँ पे? एक आपका मेडागास्कर में और दूसरा आपका सीचेल्स में है। पहला क्या है? रीजनल मैरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, ये आपका कहाँ है? मेडागास्कर में। और जो रीजनल कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन सेंटर ये आपका कहाँ है? सीचेल्स में है। इसी में एक टर्मिनोलॉजी आपको जाना चाहिए फ्रेंड्स, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो सर ये क्या होता है फ्रेंड्स? ये लॉ ऑफ ये जो आपका यूएन क्लॉज है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, जो 1982 में जो है लाया था, ये यूएन का ही जो है पार्ट है। तो ये लॉ ऑफ सी है फ्रेंड्स, और ये किसी भी कंट्रीज़ का जो मैरीटाइम एरिया होता है, जैसे आप तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश देखेंगे, कर्नाटका, जो आपका एरिया है उधर पूरा मैरीटाइम एरिया, इंडियन ओशन पार्ट, एरिबियन और बे ऑफ बंगाल, तो उसको उस मैरीन एरिया को 5 जोन में डिवाइड करता है फ्रेंड्स। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम। तो 5 जोन कौन है फ्रेंड्स? इंटरनल वाटर हो गया, टेरिटोरियल सी हो गया, कॉन्टिगुअस जोन हो गया, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो गया और हाई सीज हो गया। तो इंटरनल वाटर क्या होता है फ्रेंड्स? इंटरनल वाटर जो आपका बीज, पोर्ट हैं या इनलेट्स हो गए, रिवर्स हो गए और लेक्स हो गए, मतलब वहाँ तक जो भी कंट्री होगा, मतलब कि वो कंट्री का सॉवरेन पावर होगा वहाँ पे। और दूसरा क्या है फ्रेंड्स? टेरिटोरियल सी, ये 12 नॉटिकल माइल्स का होता है। एक नॉटिकल माइल कितना होता है फ्रेंड्स? 1.85 किलोमीटर।
ठीक है। इसमें भी जो है जो भी कंट्री हमारी इंडिया है, तो केरल का जो अगर आप आगे बढ़ेंगे तो अगर मतलब कितना है फ्रेंड्स, 12 नॉटिकल माइल्स तक पूरी इंडिया का कंट्रोल रहेगा उस पर। कॉन्टिगुअस जोन्स क्या होता है, ये 24 नॉटिकल माइल्स तक होता है फ्रेंड्स, और जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो इंडिया के या फिर जो भी कंट्री होगी उससे उसके परमिशन के बिना नहीं होगा। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है, जो भी हमने बात की, ये 200 नॉटिकल माइल तक इसका डिस्टेंस होता है, जो आपका वो बेस लाइन होता है किसी भी कंट्री का, वहाँ से 200 नॉटिकल माइल होता है। तो ये यहाँ इसमें भी क्या होते हैं, कंट्री की परमिशन लेनी पड़ेगी। कोई किसी को भी मान लीजिए कोई भी कोई भी कुछ भी पास होता है वहाँ से, कोई भी लोग पास होते हैं अपनी शिप को लेकर, तो परमिशन लेनी पड़ेगी इंडिया से या किसी भी कंट्री से। और लास्ट क्या है, हाई सीज। ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद जो एरिया शुरू होता है वो आपका हाई सीज होता है। इसमें जो कंट्री होती है उस पर उसका कंट्रोल नहीं होता है फ्रेंड्स। तो ये इसमें इतना जानना आपके ज़रूरी था। लास्ट आर्टिकल क्या है फ्रेंड्स, माइग्रेंट पॉलिसी। हम सब जानते हैं कि कोविड-19 से जो माइग्रेंट्स हैं अलग अलग स्टेट में, महाराष्ट्र में हो गए या फिर हमने देखा गुजरात में, दिल्ली में, हरियाणा में, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना झेलना पड़ा है, सामना करना पड़ा है। तो पहले जो जब माइग्रेंट्स वहाँ से माइग्रेट करते थे, वहाँ से निकल के आते थे, तो पहले क्या कारण होते थे, फेमिन होता था, हमारी जो भुखमरी हो गई, ड्रॉट हो गया, फ्लड आ गया, या फिर कोई रीजनल कन्फ्लिक्ट हो गया। तो उसके कारण क्या बोलते हैं, वहाँ से लोग जो है माइग्रेंट्स जो है पलायन करते थे अपने अपने स्टेट में। लेकिन अभी जो है हमने कुछ ट्रेंड देखा है कि जैसा हमने गुजरात में देखा था अभी कुछ महीने पहले, महाराष्ट्र में तो होता ही रहता है, जो यूपी बिहार के होते हैं उन पे काफ़ी अत्याचार होता है, तो उससे भी लोग पलायन करते हैं फ्रेंड्स। लेकिन अभी करंट कॉन्टेक्स्ट में देखें हमने, जब महामारी आई, एक पैंडेमिक हुआ है कोविड-19, इससे भी काफ़ी माइग्रेंट्स हुए हैं। तो तो इसमें सरकार की क्या रोल है और कितना उनको परेशानियाँ झेलनी पड़ी माइग्रेंट्स को, उसको ये इसमें पाँच कारण जो है इसमें ये मेंशन करते हैं एडिटर। तो पहला कारण बताएं कि जो माइग्रेंट्स हैं इनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है। बिहार में जो है क्या बोलते हैं, ये बिहार की जो पॉपुलेशन है 123 मिलियन है, और वहाँ के जो माइग्रेंट्स हैं वो 10 मिलियंस हैं। ये बहुत ही मात्रा में, बहुत बहुत बड़ी मात्रा में हैं फ्रेंड्स। यूपी में भी 2 करोड़ के अराउंड जो है माइग्रेंट्स जो है अलग अलग स्टेट में रहते हैं फ्रेंड्स। दूसरा प्रॉब्लम क्या बताते हैं, तो इससे इतनी बड़ी प्रॉब्लम, इतने बड़े मात्रा में लोग रहेंगे किसी भी स्टेट में जाएंगे तो वो प्रॉब्लम ही क्रिएट होगा। आगे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, कि जो हमारा इंडियन इकॉनमी है वो हर स्टेट में जहाँ भी जाते हैं तो इन्हीं माइग्रेंट्स के सर्विसेज पे ही डिपेंड होता है। और अभी हमने देखा है जितनी भी क्या बोलते हैं ये इंडस्ट्रीज़ हैं वो सभी बंद पड़ी हुई हैं, और जब रिवाइव होंगी तो उनके अंदर एक मन में डर भी है कि जो माइग्रेंट्स पलायन कर गए हैं वो कैसे लौट के आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो उनकी इंडस्ट्रीज कैसे शुरू होगी। और तीसरा कारण क्या ये इसमें शो करते हैं फ्रेंड्स, कि जो माइग्रेंट्स हैं आपके इस इकोनॉमिक शॉक से जो है उनको कोई भी कंपेंसेशन नहीं मिलता है, क्योंकि वो कहीं भी उस स्टेट में डॉक्यूमेंटेड नहीं होते हैं। जो लौट के नहीं आ पाए हैं वहाँ से, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा होगा, क्योंकि उनको वो वहाँ पे किसी भी गवर्नमेंट स्कीम्स के का लाभ नहीं उठा पाएंगे, तो काफ़ी उनको इश्यूज़ होता है। चौथा क्या बताएं फ्रेंड्स, चौथा ये इसमें बता रहे हैं फ्रेंड्स कि लॉकडाउन होने से जो ये माइग्रेंट वर्कर होते हैं, जो आपके डेली वेज अर्नर होते हैं, ये इनको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना झेलना पड़ता है। और ये जो डिज़ीज़ है इनके लिए काफ़ी बुरी तरह इनको प्रभावित करती है, जो आपके मेनली डेली वेज अर्नर हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन से ना ही इनको इकोनॉमिक लॉस हुआ है, बल्कि जो इनका अकोमोडेशन है वो भी छिन गया है। पांचवा क्या बात करते हैं फ्रेंड्स, कि जो ये माइग्रेंट्स रहते हैं ये बहुत ही पैथेटिक कंडीशन में रहते हैं, सैनिटेशन स्लम एरियाज में रहते हैं, और कम्युनिकेबल डिजीज़ हमेशा इनके यहाँ मतलब प्रॉब्लम होती है, पानी की सुविधा नहीं रहती है, हेल्थ सर्विसेज की भी इनको अच्छे से पहुँच पाती है, और अफोर्डेबल हाउस भी जो नहीं इनको प्रोवाइड मिलता है, और तो इसलिए जो इनका क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कम हो जाता है फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं इसमें कि अभी सरकार ने जो 1.7 लाख करोड़ पैकेज दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो
एक काबिल तारीफ़ है, लेकिन इसका जो डिसबर्समेंट है लोगों को मतलब पहुँचाने, जैसे 500 करोड़ जन धन योजना के थ्रू और भी जो है अलग अलग सरकार ने लाए हैं, तो उसका जो उसका तरीका है इनको मेनली माइग्रेंट्स को देने का, उसके लिए अलग कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, ताकि तभी इनको सही तरीके से मीन्स रिकग्नाइज़ किया जाए, और तभी जो भी सरकार ने दिए हैं पैसे उनको सही तरीके से पहुंच पाए, तभी उनको लाभ होगा फ्रेंड्स। और लास्ट में ये कहते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है और मेनली आपके जो माइग्रेंट्स हैं, इन पे जो है सरकार आगे जब भी ये पैंडेमिक ख़त्म होगा तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी सोचने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। तो ये इसका वे फॉरवर्ड फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।